तारीख थी 10 सितंबर 2019 और समय था शाम के करीब 5 बजे। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा के ओम नगर में रहने वाले शिक्षक अनिल कुमार पांडे विद्यालय से थके हारे घर लौटे थे। बड़ी बेटी सुमन पांडे पिता के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगी। नाश्ता करके अनिल कुमार पांडे आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। तभी उनके मोबाइल में एक फोटो आए। मैसेज में लिखा था, मैंने तुम्हारी बेटी से बदला ले लिया है। उसकी हत्या करके लाश ऐसी जगह फेंक दी है कि तुम 7 जन्मों तक भी नहीं ढूंढ पाओगे। अनिल कुमार पांडे सोचने लगे कि यह भद्दा मजाक किसने किया है, लेकिन जब उन्होंने मैसेज के साथ आए फोटो को ध्यान से देखा तो वह सन्न रह गए। उनके हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। जो उसने 3-4 फोटो और देखे, उसके सिर से खून निकल रहा था। मुंह और दोनों पैर किसी कपड़े से बंधे थे। उसके दोनों हाथ भी पीछे की ओर बंधे हुए थे। हड़बड़ा से अनिल कुमार पांडे मोबाइल लेकर पत्नी के पास पहुंचे। बच्चों को आवाज देकर अपने पास बुलाया। उस समय उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी और सांसों की रफ्तार तेज हो चली थी। पत्नी ने उनकी इस हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने पत्नी की ओर मोबाइल फोन बढ़ा दिया। पत्नी और बच्चों ने जब काजल पांडे की लाश की फोटो देखी तो उनकी आंखें फटी रह गईं और मुंह से चीख निकल गई। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। अनिल कुमार पांडे के घर में अचानक रोना सुनकर पास पड़ोस के लोग भी उनके यहां पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि काजल पांडे की हत्या हो गई है तो सभी के चेहरों पर दुख की छाया उतर आई। पड़ोसियों ने अनिल कुमार पांडे जी को समझाया कि यह पुलिस केस है, इसलिए पुलिस को यह सूचना दे देनी चाहिए ताकि वे काजल पांडे की लाश का पता लगा सके। उनकी सलाह पर अनिल कुमार पांडे पड़ोसियों के साथ चौरी चौरा थाने पहुंच गए। उस समय शाम के करीब 7 बजे रहे थे। थाना प्रभारी नीरज राय थाने में मौजूद थे। अनिल कुमार पांडे ने सारी जानकारी थाना प्रभारी को दे दी। थाना प्रभारी ने मोबाइल पर आई तस्वीरों को गौर से देखा। इसके बाद उन्होंने अनिल कुमार पांडे से पूछा कि उन्हें किसी पर कोई शक है। तब अनिल कुमार पांडे ने पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों के नाम बता दिए जिन पर उन्हें शक था। उन्होंने बताया कि इनसे उनका पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था। विवाद के चलते उन युवकों ने धमकी दी थी कि वे उनके परिवार वालों की हत्या कर देंगे। थाना प्रभारी नीरज राय ने बिना समय गवाए अनिल कुमार पांडे की निशानदेही पर 3 युवकों को उनके घरों से हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने ले आए। तीनों युवक अनिल कुमार पांडे जी के पड़ोसी थे। पुलिस ने तीनों युवकों से पूरी रात सख्ती से पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान कोई ऐसी वजह निकलकर सामने नहीं आई जिससे यह साबित होता कि काजल पांडे की हत्या उन्हीं 3 युवकों ने की है। तब पुलिस ने उन्हें कड़ी हिदायत देकर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह अनिल कुमार पांडे यह पता लगाने थाने पहुंचे कि उन तीनों ने किस वजह से बेटी की हत्या की थी। उन्होंने क्या बताया? थाना प्रभारी नीरज राय ने अनिल कुमार पांडे को बताया कि युवकों से काजल पांडे की हत्या की कोई ऐसी बात नहीं पता चल सकी जिससे उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयां हों। फिलहाल उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया गया है। यह सुनकर अनिल कुमार पांडे मायूस हो गए। इसी बीच पुलिस को कहीं से एक चौंकाने वाली खबर मिली। सूचना यह थी कि बीते दिन 2 युवकों को काजल पांडे का अपहरण करते देखा गया था। इस जानकारी के बाद अनिल कुमार पांडे ने भोपा बाजार चौराहा स्थित एक मोबाइल दुकानदार अनूप जायसवाल और उसके कर्मचारी विजय पाठक पर अपहरण कर बेटी की हत्या किए जाने की नामजद तहरीर थाना प्रभारी को दे दी। इसके पीछे एक खास वजह थी। अनिल कुमार पांडे ने बताया कि काजल पांडे और विजय पाठक के बीच कई दिनों से किसी बात को लेकर गहरा विवाद चल रहा था। संभव है उसी विवाद के चलते विजय पाठक और दुकानदार ने मिलकर बेटी का अपहरण किया हो और उसकी हत्या कर लाश जंगल में फेंक दी हो। अनिल कुमार पांडे की इस बात में थाना प्रभारी को दम नजर आ रहा था। अनिल कुमार पांडे की इस तहरीर पर पुलिस ने विजय पाठक और दुकान मालिक अनूप जायसवाल के खिलाफ अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों को भोपा बाजार स्थित मोबाइल की दुकान से हिरासत में ले लिया। काजल पांडे की हत्या की सूचना थाना प्रभारी ने एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता सीओ चौरी चौरा सुमित शुक्ला को पहले ही दे दी थी और वह उन्हीं अधिकारियों के दिशा निर्देश पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। दुकान मालिक अनूप जायसवाल ने पूछताछ में बताया कि काजल पांडे को दुकान पर काम करने के लिए विजय पाठक लेकर आया था। वह मेहनती लड़की थी। इससे ज्यादा वह काजल पांडे के बारे में कुछ नहीं बता सकते। विजय पाठक ने पुलिस को बताया कि वह अनिल कुमार पांडे जी के पड़ोस में रहता है।
इस वजह से उनके परिवार को अच्छी तरह जानता है। कुछ दिनों पहले काजल पांडे ने उससे कहा था कि वह कोई नौकरी करना चाहती है। इस पर उसने अपने दुकान मालिक से बात करके काजल पांडे को उसी की दुकान पर नौकरी दिला दी थी। कुछ दिनों बाद काजल पांडे की बड़ी बहन सीमा पांडे ने भी नौकरी करने की इच्छा जाहिर की और कहा कि जहां काजल पांडे काम करती है उसी दुकान पर उसकी भी नौकरी लगवा दे। जब इस बात की जानकारी काजल पांडे को हुई तो वह मुझसे झगड़ने लगी थी। उसने कहा था कि उसकी बहन को यहां नौकरी पर ना रखवा है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी बात को लेकर उसके और मेरे बीच मतभेद हो गया था इस बारे में। चाहे तो आप सीमा पांडे से पूछ लें। पुलिस ने सीमा पांडे से पूछताछ की तो उसने भी विजय पाठक की बातों का समर्थन किया। इससे एक बात तो तय हो गई थी कि विजय पाठक जो कह रहा था वह सच था, लेकिन काजल पांडे की लाश वाली तस्वीर झूठ नहीं हो सकती। इस सब में पुलिस इस सोच में फंस कर रह गई कि काजल पांडे की हत्या अनूप जायसवाल और विजय पाठक ने नहीं की, तो फिर किसने? कि आखिर यह माजरा क्या है? हत्या की गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए? सोच विचार के बाद पुलिस ने कानून कार्रवाई करके अनूप जायसवाल और विजय पाठक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। घटना के तीसरे दिन यानी 12 सितंबर 2019 को सीओ सुमित शुक्ला ने थाना प्रभारी नीरज राय और टीम के प्रभारी के साथ अपने कार्यालय में एक मीटिंग में तय हुआ कि काजल पांडे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए काजल पांडे के मोबाइल फोन की घटना से 15 दिनों पहले तक की कॉल डिटेल्स निकलवाकर जांच की जाए। घटना के खुलासे के लिए कॉल डिटेल्स ही आखिरी सहारा थी। इसके बाद सीओ सुमित शुक्ला ने काजल पांडे की लाश वाली तस्वीर कंप्यूटर में इनलार्ज करके देखी तो वे हैरत में पड़ गए। तस्वीर में काजल पांडे के सिर के जिस भाग से खून बह रहा था वहां उसके सिर में चोट का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। हैरानी वाली बात तब सामने आई जब उसके सिर से बहे खून का निरीक्षण किया गया। पड़ताल के दौरान पता चला कि माथे पर खून जैसा दिखने वाला पदार्थ कुछ और था, क्योंकि वह खून होता तो सूख कर काला पड़ जाता, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। यह बात पुलिस को शक करने पर मजबूर कर रही थी। इस सबसे सीओ सुमित शुक्ला को यह मामला पूरी तरह संदिग्ध लगने लगा। काजल पांडे हत्याकांड संदिग्ध लगते ही सीओ सुमित शुक्ला और थाना प्रभारी नीरज राय ने काजल पांडे के घर से दुकान आने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। उन फुटेज में काजल पांडे कहीं भी नहीं दिखी। पुलिस ने फिर से काजल पांडे की कॉल डिटेल्स की जांच की तो पता चला उसके घर से निकलने के कुछ देर बाद ही यानी 9:30 पर उसका मोबाइल स्विच्ड ऑफ हो गया था। तब से उसका फोन लगातार बंदा आ रहा था। पुलिस विजय पाठक और अनूप जायसवाल से काजल पांडे के बारे में फिर से पूछताछ करने जेल पहुंची। पूछताछ के दौरान विजय पाठक और अनूप जायसवाल ने पुलिस को बताया कि 10 सितंबर को काजल पांडे ड्यूटी पर आई ही नहीं थी। यह सुनकर पुलिस और भी परेशान हो गई। पुलिस इस सोच में थी कि घर से निकली काजल पांडे दुकान नहीं पहुंची तो कहां गई। इस सवाल का जवाब पाने के लिए पुलिस जेल से लौटकर सीधे अनिल कुमार पांडे के घर पहुंची। पुलिस ने इस बार पांडे परिवार के सभी भी सदस्यों से अलग अलग पूछताछ की। पूछताछ में किसी के बयान एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खा रहे थे। काजल पांडे को लेकर पुलिस अफसरों के दिमाग में जो शक था वह अब यकीन में बदलता जा रहा था। इस पूछताछ के दौरान पुलिस को काजल पांडे के एक ऐसे सच के बारे में पता चला जिससे पुलिस को विश्वास हो गया कि काजल पांडे की हत्या नहीं हुई है, बल्कि वह किसी के साथ चली गई है। मतलब काजल पांडे जिंदा है पुलिस के लिए। काजल पांडे चुनौती बन गई थी। किसी भी सूरत में उसे जिंदा बरामद करना जरूरी था। पुलिस को इस बात का यकीन था कि काजल पांडे परिवार के किसी न किसी सदस्य से बात जरूर करेगी। इसलिए पुलिस ने अनिल कुमार पांडे, उनकी पत्नी और बड़ी बेटी सीमा पांडे तीनों के मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिए। इसकी जानकारी परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं थी। पुलिस की मेहनत रंग लाई। 13 सितंबर को सीमा पांडे के मोबाइल पर देवरिया जिले के खुखुंदू निवासी उसके फुफेर भाई राजमणि पांडे का फोन आया। राजमणि पांडे ने सीमा पांडे से काजल पांडे के मामले में चल रही पुलिस जांच की जानकारी मांगी तो उसने विस्तार से उसे पूरी बात बता दी। पुलिस को राजमणि पांडे के बातचीत के अंदाज से उस पर संदेह हो गया। पुलिस ने राजमणि पांडे का भी मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया। इससे पुलिस को काजल पांडे की लोकेशन फिरोजाबाद में मिली। काजल पांडे की लोकेशन फिरोजाबाद मिलते ही
पुलिस टीम काजल पांडे को जिंदा बरामद करने फिरोजाबाद रवाना हो गई। पुलिस फिरोजाबाद पहुंची तो पता चला कि कुछ देर पहले ही काजल पांडे वहां से जा चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि कोई था जो पुलिस की पल पल की सूचना काजल पांडे तक पहुंचा रहा था। इसी वजह से फिरोजाबाद गई। पुलिस टीम खाली हाथ गोरखपुर लौट आई। इस बीच पुलिस को काजल पांडे का नया फोन नंबर मिल गया था। पुलिस ने वह नंबर भी सर्विलांस पर लगा दिया। 15 सितंबर की सुबह सर्विलांस के जरिए काजल पांडे के फोन की लोकेशन बस स्टैंड के पास मिली। पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में बस स्टैंड जा पहुंची और बस स्टैंड को चारों ओर से घेर लिया ताकि वह भाग ना सके। नीले रंग की फ्रॉक और उसी से मैच करता लाल रंग का प्लाजो पहने एक गोरी चिट्टी खूबसूरत युवती और एक युवक बस स्टैंड परिसर में खड़े किसी के आने का इंतजार कर रहा था। उसके हाव भाव से पुलिस को दोनों पर शक हुआ। शक के आधार पर पुलिस दोनों के पास पहुंची और इतना ही कहा कि तुम्हारा लुका छिपी का खेल खत्म हुआ। काजल ये सुनकर दोनों वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने दोनों को धर दबोचा और उन्हें हिरासत में लेकर थाना चौरी चौरा ले आई। काजल पांडे के साथ पकड़ा गया। युवक काजल पांडे का प्रेमी हरिमोहन शर्मा था। काजल पांडे के जिंदा होने की सूचना थाना प्रभारी नीरज राय ने सीओ सुमित शुक्ला और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता को दे दी। काजल पांडे के जिंदा और सही सलामत बरामदगी की सूचना मिलते ही सीओ सुमित शुक्ला गोरखपुर से चौरी चौरा थाने पहुंच गए। उन्होंने काजल पांडे से शक्ति से पूछताछ कि काजल पांडे ने सीओ सुमित शुक्ला के एक एक सवाल का जवाब देती चली गई। उसके जवाब सुनकर शुक्ला जी दांतों तले अंगुलियां दबाते रह गए। पूछताछ के बाद उसी दिन शाम 3 बजे उन्होंने थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काजल पांडे हत्याकांड के नाटक से पर्दा उठा दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस ने काजल पांडे और हरिमोहन शर्मा को अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। काजल पांडे को अपने किए पर तनिक भी मलाल नहीं था। काजल पांडे और हरिमोहन शर्मा से की गई पुलिसिया पूछताछ में कहानी कुछ इस तरह सामने आई। 42 वर्षीय शिक्षक अनिल कुमार पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके के ओमनगर मोहल्ले के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी सलोनी पांडे के अलावा 3 बेटियां और 2 बेटे थे। अनिल कुमार पांडे एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थे। अनिल कुमार पांडे के 5 बच्चों में दूसरे नंबर की काजल पांडे अन्य भाई बहनों से थोड़ी अलग थी। ग्रेजुएशन कर चुकी काजल पांडे का मन आगे की पढ़ाई में नहीं लग रहा था, इसलिए उसने आगे की पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही रहने लगी। माँ बाप उसके इस फैसले से खुश नहीं थे। उसके पिता ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसे समझाया भी, लेकिन वह आगे की पढ़ाई के लिए तैयार नहीं हुई। खूबसूरत काजल पांडे थोड़ी जिद्दी स्वभाव की फैशन परस्त और आधुनिक विचारधारा वाली युवती थी। वह अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहती थी। आसमान में पंख फैलाकर वह उड़ना चाहती थी। काजल पांडे की यह बातें न तो उसके माँ बाप को पसंद थीं और न ही भाई बहनों को, इसलिए उसके पिता उसे डांट दिया करते थे। पिता की बातों से उसका मन खट्टा हो जाता था। काजल पांडे के पड़ोस में विजय पाठक रहता था। उसका अनिल कुमार पांडे के घर आना जाना था। वह चौरी चौरा के भोपा बाजार स्थित एयरटेल फ्रेंचाइजी पर काम करता था। काजल पांडे और उसके घर वाले यह बात जानते थे। एक दिन काजल पांडे ने अपने मन की बात विजय पाठक से कह दी कि वह भी नौकरी करना चाहती है, उसके लिए भी कहीं बात करें। काजल पांडे की बातों को उसने गंभीरता से लिया और वह जहां नौकरी करता था वहां के मालिक अनूप जायसवाल से उसके लिए भी बात कर लिया। अनूप जायसवाल ने विजय पाठक से काजल पांडे को अपने यहां नौकरी पर रखने को कह दिया। इस तरह काजल पांडे नौकरी करने लगी। उसके पिता अनिल कुमार पांडे को जब यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो गए। उन्हें मोबाइल की दुकान पर काजल पांडे का नौकरी करना पसंद नहीं था। उन्होंने उसे नौकरी छोड़ देने की चेतावनी भी दी, लेकिन उसने पिता की बात नहीं मानी और नौकरी करती रही। कभी कभी काजल पांडे फिल्मी गाने गुनगुनिया करती थीं। उसके स्वर में दर्द छिपा होता था। काजल पांडे के इस शौक के बारे में जानकर विजय पाठक ने उसे सुझाव दिया कि वह चाहे तो अपना स्वर सिंगिंग ऐप पर अपलोड कर सकती है। इससे भविष्य में उसे सिंगिंग के क्षेत्र में अवसर मिल सकता है। विजय पाठक का यह सुझाव काजल पांडे को जंच गया और उसने स्टार सिंगिंग ऐप पर अपने कई गाने अपलोड कर दिए। उसी ऐप पर आगरा जिले के खंदौली क्षेत्र के पीयू खंदौली का रहने वाला हरिमोहन शर्मा भी था। उसने भी अपने कई गाने अपलोड किए हुए थे।
स्टार सिंगिंग ऐप के जरिए काजल पांडे और हरिमोहन शर्मा का एक दूसरे से परिचय हुआ। यह अप्रैल 2018 की बात है। काजल पांडे और हरिमोहन शर्मा के बीच यह परिचय जब दोस्ती में बदला तो दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने मोबाइल नंबर दे दिए थे। अब ऐप के बजाय दोनों सीधे फोन पर बातें करने लगे थे। बीटेक पास हरिमोहन शर्मा एक अच्छे परिवार का होनहार युवक था। 4 भाई बहनों में वह दूसरे नंबर का था। वह पढ़ने में भी अव्वल था। हरिमोहन शर्मा आगरा में रहकर एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से एसएससी के विद्यार्थियों को तैयारी कराता था। हरिमोहन शर्मा सरकारी नौकरी के लिए भी तैयारी कर रहा था। अपनी तैयारी के उद्देश्य से ही वह एसएससी की कोचिंग में विद्यार्थियों को पढ़ाता। इसी बीच उसके जीवन में काजल पांडे ने चुपके से कदम रख दिया था। जल्दी ही काजल पांडे और हरिमोहन शर्मा की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुके थे। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो हरिमोहन शर्मा दिसंबर 2018 और मार्च 2019 में काजल पांडे से मिलने आगरा से गोरखपुर आया और बस से गोरखपुर से चौरी चौरा पहुंचा। कुछ प्रेमिका काजल पांडे के साथ बिताने के बाद उसी दिन वह आगरा लौट आया था। काजल पांडे से मिलने के बाद हरिमोहन शर्मा की दिनचर्या ही बदल गई थी। उसने उसके बिना जीने की कल्पना तक छोड़ दी थी। इधर काजल पांडे की भी यही स्थिति थी। दिन रात वह प्रेमी के ख्यालों में खोई रहती थी। अपने दिल की प्यास बुझाने के लिए वह घंटों फोन पर चिपकी रहती थी और प्यार की मीठी मीठी बातें करती थी। पहली ही भेंट में हरिमोहन शर्मा ने काजल पांडे को मोबाइल गिफ्ट किया था। जब से काजल पांडे हरिमोहन शर्मा के संपर्क में आई थी तब से उसकी जीवन शैली काफी बदल गई थी। यह बात घर वाले महसूस कर रहे थे। घर वालों ने जब उससे मोबाइल के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोलते हुए कह दिया कि उसकी एक सहेली ने गिफ्ट किया है। लेकिन काजल पांडे की प्रेम कहानी घर वालों से ज्यादा दिनों तक नहीं छुप पाई। पिता अनिल कुमार पांडे को छोड़कर घर के सभी सदस्यों को उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल चुका था। मां और बड़ी बहन ने तो काजल पांडे को समझाया भी था कि वह अपनी हरकतों में सुधार लाए, नहीं तो घर में कयामत आ सकती है। लेकिन काजल पांडे पर मां और बहनों के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। उसने ठान लिया था कि हरिमोहन शर्मा ही उसके जीवन का शहजादा है। उसके अलावा वह किसी अन्य पुरुष को अपने जीवन में जगह नहीं दे सकती। काजल पांडे समझ चुकी थी कि उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, जबकि वह हरिमोहन शर्मा के बिना नहीं जी सकती। ऐसे में उसे क्या करना चाहिए, वह अक्सर यही सोचती रहती थी। काजल पांडे को टीवी के क्राइम सीरियल बहुत पसंद थे। सीरियल देखकर उसके दिमाग में विचारों की उठापटक होने लगी। जल्दी ही उसने मन ही मन एक खतरनाक योजना बना लिया। उसकी खतरनाक योजना यह थी कि वह दिखाने के लिए खुद की फर्जी हत्या करेगी और सारा इल्जाम किसी और पर डाल देगी। घर वाले थोड़े दिन उसकी याद में तड़प फिर धीरे धीरे उसे भूल जाएंगे। दूसरी ओर वह हरिमोहन शर्मा के साथ जीवन जीती रहेगी। समय आने पर वह खुद को घर वालों के सामने आ जाएगी। घर वाले थोड़ा नाराज होंगे, लेकिन फिर उसे माफ कर अपना लेंगे। काजल पांडे ने यह बात हरिमोहन शर्मा को बताकर उसे भी योजना में शामिल कर लिया। अब उसे बस सही समय का इंतजार था। इसी बीच सीमा पांडे को लेकर काजल पांडे और विजय पाठक में विवाद हो गया था। काजल पांडे बड़ी बहन सीमा पांडे को इसीलिए अपने यहां नौकरी पर नहीं रखने देना चाहती थी कि उसकी योजना पर पानी फिर सकता था। वैसे भी घर वाले उस पर दबाव डाल रहे थे कि वह नौकरी छोड़ दे। लड़कियों का मोबाइल की दुकान पर नौकरी करने को लोग अच्छी निगाहों से नहीं देखते हैं। दूसरी ओर काजल पांडे हरिमोहन शर्मा के संपर्क में बनी हुई थी और उस पर दबाव डाल रही थी कि वह उसे जल्द से जल्द अपने साथ ले जाएं। उसके घर वाले उसके बाहर निकलने पर कभी भी पाबंदी लगा सकते हैं। उसने अपनी योजना देवरिया में रह रहे फुफेरे भाई राजमणि पांडे को भी बता दी थी। यह बात अगस्त 2019 के आखिरी सप्ताह की थी। योजना के मुताबिक 10 सितंबर 2019 की सुबह 9:30 पर काजल पांडे अपना बड़ा पर्स लेकर यह कहकर घर से निकली कि वह दुकान पर अपना हिसाब करने जा रही है। आज के बाद वह नौकरी नहीं करेगी, हिसाब करके थोड़ी देर में घर लौट आएगी। यह सुनकर घर वाले यह सोचकर खुश हुए कि काजल पांडे में सुधार आ रहा है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि विश्वास की जमीन पर धोखे की काली चादर बिछाकर काजल पांडे उनके दिए संस्कारों को कलंकित करने वाली है।
बहरहाल उसने पर्स में अपने सभी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि जरूरी कागजात रख लिए थे ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सके। इधर हरिमोहन शर्मा चौरी चौरा पर आकर टेम्पो स्टैंड पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही काजल पांडे वहां पहुंची, सबसे पहले उसने उसका फोन स्विच्ड ऑफ करा दिया। टेम्पो से दोनों कुसुम के जंगल में स्थित वन सप्ती माता के मंदिर गए। हरिमोहन शर्मा अपने साथ ग्लिसरीन और लाल रंग ले आया था। उसने ग्लिसरीन में लाल रंग मिलाकर खून तैयार किया। जंगल के एकांत जगह पर जाकर काजल पांडे के सिर पर ग्लिसरीन से बना नकली खून उड़ेल दिया। उसके बाद हरिमोहन शर्मा ने काजल पांडे के हाथ, पैर और मुंह बांधकर अपने मोबाइल से 3-4 एंगल से फोटो खींचे, जिसे देखने से ऐसा लगे कि बदमाशों ने अपहरण करके उसकी हत्या कर लाश जंगल में फेंक दी हो। फोटो खींचने के बाद दोनों वहां से मोहद्दीपुर आए। वहां वी मार्ट बाजार से हरिमोहन शर्मा ने काजल पांडे के लिए कपड़े खरीदे। फिर दोनों ने टेम्पो से नौसर चौराहे पहुंचे। दोनों ने वहां एक रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। नौसर से ही आगरा जाने वाली ऐसी बस में सवार होकर दोनों आगरा पहुंच गए। बीच रास्ते में हरिमोहन शर्मा ने काजल पांडे का सिम तोड़कर चलती बस से बाहर फेंक दिया और मोबाइल भी तोड़कर फेंक दिया। फिर उसी बस में बैठे बैठे उसने काजल पांडे की नकली हत्या की। सभी तस्वीरें उसके पिता अनिल कुमार पांडे भेज दी। बहरहाल पुलिस ने राजमणि पांडे को भी आरोपी बना लिया। उसका दोष यह था कि वह पुलिस की गतिविधियों की सूचना काजल पांडे तक पहुंचाता रहा था। पुलिस ने काजल पांडे की सही सलामत बरामदगी के बाद जेल में बंद विजय पाठक और अनूप जायसवाल को रिहा करा दिया। पुलिस ने अपनी हत्या की कहानी गढ़ने झूठे सबूत तैयार करने, पुलिस को गुमराह करने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की आईपीसी की धाराओं 364 व 193 और 429 व 463 और 34C व 36 DIT एक्ट में दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। काजल पांडे और हरिमोहन शर्मा ने पुलिस के सामने इकरार किया था कि जेल से छूटने के बाद दोनों शादी करेंगे। जिंदगी रहने तक एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। कहानी लिखे जाने तक दोनों आरोपी गोरखपुर मंडलीय कारागार में बंद थे। काजल पांडे के मां बाप ने बेटी से सदा के लिए संबंध तोड़ लिए, लेकिन हरिमोहन शर्मा के घर वालों ने काजल पांडे को बहू के रूप में स्वीकार लिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सके। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अपकमिंग एडविक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।